तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ध्यान से सोचो तो बेसिकली ये फॉर्मूला जो है बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। अब ये डिपेंड करता है ना पी की लोकेशन पे। पी अगर सर्कल के बाहर है तो ये जो लिखा है वो सही है। तो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल बनेगा यानी ट्राइंगल एबीसी का जो सर्कम सर्कल बनेगा, तो सर्कम सर्कल की इक्वेशन निकाल के बता दो, तो बाकी सब कुछ छोड़ो। और डीएम की इक्वेशन लिखने में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनेंगे वही डी के कोऑर्डिनेट भी होंगे, है ना। कहीं ना कहीं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हेल्प से ही हम डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। हेलो एवरीवन, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। हो सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे, सब लोग लग के मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम इनमो फंडामेंटल्स की सीरीज का फोर्थ लेक्चर लेके हाजिर हैं, जिसमें बैरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स का पार्ट 2 हम कर रहे होंगे। ठीक है, बैरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड हमने चीजें लास्ट क्लास में कुछ करी थी, यानी लास्ट सेशन जो बैरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स का हुआ था उसमें हमने सीखा था कि किस तरीके से बैरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री की यानी यूक्लिडियन ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं ना। ठीक है, अभी क्या है, अभी ये है कि हम इस पूरे केस में क्या करने वाले हैं आज, बैरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स में कुछ और बातें करने वाले हैं अच्छी अच्छी। क्या और चीजें हैं जिनमें हम थोड़ा सा फोकस करके बैरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा और इंप्रूव कर सकते हैं ना। तो हमने दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लास्ट क्लास में नहीं किया था, तो हम वहीं से शुरू करेंगे ना। तो ये जो बैरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स का इंट्रोडक्शन है का पार्ट 2 है ये लेक्चर। अब इसमें सबसे पहली चीज हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पे बात कर रहे होंगे ना। लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने ये सीख लिया था कि कोई भी एक ट्राइंगल जो हमारे पास में होता है, तो हम उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को जो है ना तीनों एक्सिस पे रख रहे होते हैं। ठीक है, यानी हम ये बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल है और रेफरेंस ट्राइंगल के बेसिस पे सारी चीजें डिस्कस कर रहे होते थे। यानी ए बी सी ट्राइंगल कैसा भी ट्राइंगल हो, उसकी साइड्स का लेंथ कुछ भी हो, ठीक है ना, हम कॉन्वेज नोटेशन के बेसिस पे इसको स्मॉल पी, इसको स्मॉल क्यू, इसको स्मॉल आर बोलते थे। और अगर हम बोल सकते हैं कि ये साइड का लेंथ स्मॉल ए है तो क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किसके बराबर होता था, ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और कहीं ना कहीं पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किसके बराबर होता था, बी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि इसके सामने वाली साइड का लेंथ स्मॉल बी और ये साइड का लेंथ स्मॉल सी है, दैट्स वाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो था वो किसके बराबर होता था, सी स्क्वायर के बराबर। ये सब हम कर चुके हैं, राइट, है ना। और इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। हमने ये भी बोला था कि ये बेसिकली ट्राइंगल जो है वो इस हिसाब से यहाँ पे रखा गया है कि ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना, आगे इंडेफिनेटली हर एक डायरेक्शन में, तो ये जो प्लेन बनेगा दिस प्लेन, इस प्लेन की इक्वेशन होगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, यानी कोई भी पॉइंट जो इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा होगा उस पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट्स का सम कितना होता है, हमेशा 1 होता है ना। ये बातें हमने कर ली थी ना। अब हमें उस प्लेन पे लाई करने वाले कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस चाहिए ना। अब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस चाहिए तो उससे पहले आप ये समझिए कि वेक्टर्स में जो डिस्टेंस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है डिस्प्लेसमेंट में ना, क्योंकि डिस्टेंस विद डायरेक्शन है ना, तो उसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो अभी अपना पहला टॉपिक जो इसके रिगार्डिंग है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं उसी प्लेन में जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है, तो उसी प्लेन में अगर दो पॉइंट्स P और Q दे रखे हैं, P के कोऑर्डिनेट P1, P2, P3 नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। कैसे कोऑर्डिनेट्स हैं, नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट मतलब आप P1 प्लस P2 प्लस P3 करेंगे तो इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट Q है उसके नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट Q1 Q2 Q3 है, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अगर आप कर रहे होगे तो उन तीनों का सम भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या पूछे, अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पी क्यू ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना, ऑफ पी क्यू, तो वो क्या हो जाएगा। तो उसके लिए क्या कर रहे होंगे हम क्या कर रहे होंगे ना, ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे होंगे ना। तो फाइनल वाले का पहला कोऑर्डिनेट Q1 है, उसमें से इनिशियल वाले का पहला कोऑर्डिनेट P1 माइनस कर देंगे, तो Q1 माइनस P1 पहला कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, Q2 माइनस P2 ये सेकंड कोऑर्डिनेट आएगा, और Q3 माइनस P3 ये थर्ड कोऑर्डिनेट बनेगा। क्लियर है। अच्छा, इस टाइप से अपन क्या बनाते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसका बना है, PQ का बना है। ठीक है, अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हेल्प से ही हम क्या कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हेल्प से ही हम डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। अब सर ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई हम क्या कर रहे हैं ना, इन इनका जो भी रिजल्ट मिलेगा P1 P2 P3 और Q1 Q2 Q3 क्या थे, कुछ ना कुछ कांस्टेंट थे।
तो Q1 माइनस P1 कोई कांस्टेंट होगा, Q2 माइनस P2 कोई कांस्टेंट होगा, Q3 माइनस P3 कोई कांस्टेंट होगा। तो इसको कुछ नया मान लेते हैं ना, इसको x बोल देते हैं, इसको y बोल देते हैं, इसको z बोल देते हैं। तो सबसे खास बात क्या है कि अगर कोई भी एक है ना लाइन सेगमेंट का या कोई भी दो पॉइंट्स का को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आपको पता है और वो x, y, z है, तो उसकी सबसे पहली खास बात क्या होगी कि तीनों नॉर्मलाइज्ड है ना कोऑर्डिनेट्स का सम कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नॉर्मलाइज तीनों कोऑर्डिनेट्स का सम क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि x जो है वो कहीं ना कहीं Q1 माइनस P1 है, y जो है वो Q2 माइनस P2 है, z जो है वो Q3 माइनस P3 है। इन तीनों को जोड़ के देखो जरा, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 1 था, P1 प्लस P2 प्लस P3 1 था, दोनों के बीच में माइनस साइन है। डेफिनेटली तीनों को ऐड करोगे तो स्टार्टिंग वाले 3 टर्म +1 आंसर दे रहे होंगे, लास्ट वाले 3 टर्म -1 आंसर दे रहे होंगे, तो +1 -1 मिला करके 0 आंसर देगा। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं है ना, उन सबका सम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में जो तीनों कोऑर्डिनेट्स आ रहे होते हैं उनका सम क्या होता है, 0 होता है ना। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। तो अगर हम ये बोलें कि किसी भी हालात में ना, बहुत ध्यान से समझना, हम प्रूफ कर रहे हैं एक फॉर्मूला। ठीक है, लाइक मैंने बोला कि ये PQ कोई एक डिस्प्लेसमेंट, PQ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, और ये PQ जिस भी हालात में है दोस्त, है ना, PQ जिस भी हालात में है, ठीक है ना, वो हालात क्यों आए उस पर भी चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, वट जो भी आप एक्सेस मान के चल रहे हो, मैंने A यहाँ पे माना है, B यहाँ पे माना है और C यहाँ पे माना है ना। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को इस पर परेशानी हो, ठीक है, बट ये सब कुछ जो माना गया है वो सुविधा के हिसाब से माना गया है। ठीक है, ताकि चीजें समझ में आ जाएं बस, और कोई इंटेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने ABC ट्राइंगल बना लिया है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला है ना कि A के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 0 0, रेफरेंस ट्राइंगल है ना, B के कोऑर्डिनेट 0 1 0, C के कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट 0 0 1। ठीक है, तो अब हम क्या बोलने वाले हैं कि अगर कोई पॉइंट P है ना, उसके कुछ कोऑर्डिनेट रहे होंगे P1 P2 P3 है ना, P1 P2 P3। ठीक है ना, और Q के कोऑर्डिनेट Q1 Q2 Q3। ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला है ना। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला PQ। ठीक है ना, तो वो क्या आया अपना, सोच के देखो क्या आया भाई। तो वो आएगा भाई कुछ ऐसा दिख रहा होगा, लाइक हमारे पास में Q1 माइनस P1, Q1 माइनस P1, ठीक है, Q2 माइनस P2, Q3 माइनस P3। हमने इसको मान लिया कि भाई ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हमने x, y, z मान लिया। तो हमें पहली चीज़ पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी खास बात क्या है, दूसरी खास बात ये है दोस्त कि हम ये करने वाले हैं कि अगर मुझे कोई PQ वेक्टर पूछेगा, आगे चल के किसी ने पूछा कि PQ वेक्टर क्या होगा, तो मैं क्या बोलूँगा। मैंने कहा था कि अगर ओरिजिनली अगर अपन सोचे, अगर सिर्फ वेक्टर 3D में सोचे है ना, तो लाइक वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है, कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, लेकिन 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 यहाँ पर हम हर एक वेक्टर को ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लाइक अगर मुझे PQ वेक्टर चाहिए, ठीक है ना, तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो मैं एक्स ए वेक्टर लिखूंगा, वाई बी वेक्टर लिखूंगा और जेड सी वेक्टर लिखूंगा। कोई परेशानी है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है। जिसमें ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है और ये वाला वेक्टर सी वेक्टर है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब आगे क्या करेंगे अपन, छोटा मोटा कुछ कुछ काम कर रहे होंगे ना। क्या काम कर रहे होंगे कि लाइक हम यहाँ से चाहें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि -y माइनस जेड हो जाएगी, और वो वैल्यू चाहे तो हम रख सकते हैं, और जिस दिन हम रख देंगे उस दिन तो स्वाद आ जाएंगे, है ना। तो हमने वैल्यू रखी, ठीक है ना, x की जगह पे क्या वैल्यू डाली, -y माइनस जेड, ठीक है ना, यहाँ पे a वेक्टर, ठीक है ना, और प्लस में y b वेक्टर और z c वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, ये a वेक्टर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यानी माइनस का y a वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस का y b वेक्टर ऑलरेडी पता है अपने पास में, माइनस का z a वेक्टर आ जाएगा और प्लस का z c वेक्टर ऑलरेडी पड़ा है अपने पास में। तो इन दोनों में से लाइक हम y कॉमन ले लेंगे, है ना, तो क्या बचेगा अपने पास में, b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। और यहाँ पे दोनों में से लाइक z कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे c वेक्टर माइनस a वेक्टर बच जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब एक बालक ने कहा कि सर हमने ना
अच्छे से थोड़ी बहुत वेक्टर अलजेब्रा तो पढ़ी है, और जिसने नहीं पढ़ी है वो ये समझ जाए बस डायरेक्टली कि अगर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर पूछ रहा है आपसे, है ना, तो वो कहीं ना कहीं कौन से वेक्टर की बात कर रहे हैं, है ना। हाँ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वैसे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है वेक्टर्स का, तो बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर और प्लस में ए ओ वेक्टर, ठीक है ना, क्लियर है ना। तीनों का सम क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि तीनों बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। यानी हम चाहें तो, जिनको थोड़ा बहुत वेक्टर समझ में आता है, अगर ये ओ पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं कि ओ बी वेक्टर जो कि बी वेक्टर है ना, ठीक है ना, प्लस में बी ए वेक्टर, ठीक है, और प्लस में लाइक ए ओ वेक्टर, तीनों का सम क्या होता है, 0 होता है। इसको बी वेक्टर बोल रहा हूँ, इसको ए वेक्टर बोल रहा हूँ, तो ए वेक्टर मतलब इसको नहीं, ओ ए वेक्टर को, तो इसको उधर फेंक दूंगा तो ये माइनस का ए वेक्टर हो जाएगा, जो कि ओ ए वेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। वेक्टर में अगर इन दोनों को स्वैप करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है, नेगेटिव साइन अगर है उस पर तो उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो लाइक हम बोल सकते हैं कि ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर जो होगा वो कहीं ना कहीं किसके बराबर होगा, ओ ए वेक्टर के बराबर होगा, या फिर ए वेक्टर के बराबर होगा। तो ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं अपन, है ना, ओ बी वेक्टर यानी बी वेक्टर, ठीक है ना, और प्लस में बी ए वेक्टर, क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। और क्या कर सकते हैं, लाइक बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर दें, प्लस का ए वेक्टर इधर लाके माइनस कर दें, तो बी ए वेक्टर हो जाएगा, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा, है ना। ए बी वेक्टर जो भी होगा, है ना, उसको थोड़ी देर के लिए सी वेक्टर मान लेते हैं, क्योंकि वो सी वर्टेक्स के सामने है ना, स्मॉल सी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है ना। यानी हमने यहाँ पे एक अजम्पशन किया, क्या किया हमने, एक अजम्पशन कि हम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को मान रहे हैं, ठीक है ना, कोई सी वेक्टर है ना, और सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसको क्या मान रहे हैं, सी ए साइड को क्या बोलते हैं, स्मॉल बी, तो इसको बी वेक्टर बोल दे रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं कहा बिल्कुल नहीं है। रिप्लेस किया तो अपना पी क्यू वेक्टर जो था दोस्त वो क्या आया, वो आया वाई टाइम्स लाइक बी माइनस ए यानी सी वेक्टर प्लस जेड टाइम्स बी वेक्टर। कोई परेशानी, मैंने कहा बिल्कुल परेशानी नहीं है। अब क्या करें, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है ना, डिस्टेंस निकालनी है तो डॉट प्रोडक्ट कर दो सेम चीज का सेम चीज से, है ना। अच्छा, तो पी क्यू वेक्टर का पी क्यू के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दें क्या, बिल्कुल कर दो। तो पी क्यू का पी क्यू के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो वाई सी वैक्टर प्लस जेड बी वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, वाई सी वैक्टर प्लस में जेड बी वैक्टर, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या होगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर, सी वैक्टर को सी वैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर, ठीक है। एज इट इज जेड बी वैक्टर को जेड बी वैक्टर से करेंगे तो जेड स्क्वायर, है ना, मॉड ऑफ बी वैक्टर का होल स्क्वायर ना। और वाई सी वैक्टर जब जेड बी वैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो वाई जेड बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर, और जब जेड बी वैक्टर वाई सी वैक्टर से तो वाई जेड, ठीक है ना, बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर। तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, इस पेज की एक कॉपी बना सकते हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा प्रूफ होने वाला है, ठीक है ना, प्रूव होने वाला है डिस्टेंस फॉर्मूला ना, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है ना। अभी अगर देखा जाए, है ना, तो ध्यान से सोचो, है ना, ये अल्टीमेटली अपने पास में लाइक पी क्यू वैक्टर का पी क्यू वैक्टर के साथ डॉट करेंगे तो मॉड पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, डन है, मैंने कहा ठीक है, मॉड पी क्यू का होल स्क्वायर, डन है, मैंने कहा डन है। और सामने क्या बचेगा अपने पास में, वाई स्क्वायर मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। अच्छा, सी वेक्टर स्मॉल सी वेक्टर था क्या, वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर था, यानी वो ए बी वेक्टर था ना, क्या था, ए बी वेक्टर, जिसको अपन ने सी वेक्टर बोला है ना। अच्छा, ए बी वेक्टर का ए बी वेक्टर के साथ डॉट करोगे तो क्या आएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी ए बी की, ए बी की लेंथ स्मॉल सी है ना, तो यहाँ पर मॉड ऑफ सी का स्क्वायर इज सी स्क्वायर ना, तो सी स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास में। कोई परेशानी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इज बेसिकली बी स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। वाई जेड बी डॉट सी तो टू टाइम्स वाई जेड और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बच जाएगा, कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा, फिर एक बात याद आई है ना, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ना, कुछ बच्चे जो हैं वो लाइक जो वेक्टर पढ़ चुके हैं वो इस चीज को ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लें। तो टू वाई जेड एज इट इज बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो हो जाता है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो होता है वो मॉड बी मॉड सी, है ना, और कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल, ये सी वेक्टर था अपना और ये बी वेक्टर था जिसको आप ए सी वेक्टर बोल रहे थे, ठीक है ना दोस्त। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज एंगल ए, ठीक है।
तो आप बोलोगे कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू मॉड बी मॉड सी कॉस ऑफ एंगल ए, यहाँ पर आ जाएगा। तो मॉड बी इज बेसिकली बी, मॉड सी इज बेसिकली सी, और कॉस ए आ जाएगा। अच्छा जी, फिर आपको पता है कि कोसाइन रूल से हमें कॉस ए का वैल्यू पता होता है, कोसाइन रूल से हमें कॉस ए का वैल्यू पता होता है। क्या वैल्यू होता है कॉस ए का? कॉस ए का वैल्यू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। बिल्कुल सही बात है। अगले स्टेप में तुरंत ये वाली चीजें फेंक देंगे अपन, 2yz है ना, बी सी कॉस ए की जगह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। फिर एक बच्चे ने कहा बी सी से बी सी कटा, 2 से 2 कटा, है ना, तो कहीं ना कहीं सर हमारे पास क्या आ गया, सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना, और वाई जेड जो है वो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई है तो बी स्क्वायर वाई जेड हो गया, वाई जेड जब सी स्क्वायर से तो सी स्क्वायर वाई जेड हो गया। ओके, और वाई जेड जब माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो माइनस का ए स्क्वायर वाई जेड हो गया। अभी माइनस ए स्क्वायर वाई जेड को सबसे पहले लिखा, ठीक है। अच्छा जी, सी स्क्वायर वाला टर्म क्लब कर देंगे, बी स्क्वायर वाला टर्म क्लब कर देंगे। बी स्क्वायर वाला टर्म जब क्लब कर रहे होंगे तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, और दोनों में से जेड स्क्वायर और वाई जेड में से जेड कॉमन आएगा और जेड माइनस वाई बचेगा। क्लियर है? मैंने कहा जेड माइनस वाई नहीं जेड प्लस वाई। ओके ओके ओके। एंड जब सी स्क्वायर वाले टर्म क्लब कर रहे होंगे तो सी स्क्वायर वाई कॉमन आएगा, इधर वाई इधर जेड बचेगा, वाई प्लस जेड इन द ब्रैकेट। और एक बच्चे को याद दिलाऊंगा मैं कि एक्चुअली में ना इनिशियली हमारे पास में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना था, 0 था। तो अगर हम चाहें तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी रखते हैं, माइनस का x रखते हैं, और रखेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर वाई जेड, ठीक है ना, प्लस का बी स्क्वायर जेड, यहाँ पे y प्लस जेड की जगह माइनस एक्स, प्लस का सी स्क्वायर वाई प्लस जेड की जगह माइनस एक्स। तो अल्टीमेटली व्हाट वी रियलाइज्ड इज ए स्क्वायर वाई जेड माइनस का, फिर ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का बी स्क्वायर जेड एक्स और माइनस का सी स्क्वायर एक्स वाई। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला दोस्त, है ना। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या होता है भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्त। अल्टीमेटली ये जो आपके पास में प्रूफ आया है, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला। काफी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है बैरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स में, वो ऐसा अजीब सा फॉर्मूला क्यों होता है? 2-3 सवाल थे उनके। पहली चीज तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो उसका तो मैं प्रूफ करा चुका दोस्त, है ना, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। दूसरी बात उन्होंने बोली कि डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है, यहाँ पे तो सारे टर्म नेगेटिव आ रहे हैं डिस्टेंस में, है ना। तो भाई ये टर्म सारे नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन एक्स वाई और जेड तीनों का सम 0 है, तो डेफिनेटली उन तीनों में से, है ना, तीनों में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर तीनों का सम 0 है तो तीनों पॉजिटिव तो नहीं हो सकते, है ना। कोई एक तो एटलीस्ट नेगेटिव होगा ही होगा, और वो एक जो नेगेटिव होगा वो इस पूरी डिस्टेंस को पॉजिटिव बनाने में हेल्प करेगा, वही इस पूरी डिस्टेंस को मीनिंगफुल बनाएगा, ठीक है। तो ये पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकाला, ठीक है। और जैसे ही हमें ये पता चलता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकाला, तो हमारे पास ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। लाइक अगर P और Q दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो x, y, z है, तो द डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q, P से Q तक की जो डिस्टेंस होगी उसको लिखेंगे PQ का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर वाई जेड माइनस का बी स्क्वायर जेड एक्स माइनस का सी स्क्वायर एक्स वाई। बहुत ही आसान याद रखने योग्य फॉर्मूला है, बहुत ही आसान याद रखने योग्य क्या है, फॉर्मूला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, है ना, इन चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है कि लाइक अगर मान लो सर मुझे इनर प्रोडक्ट करना पड़ा टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का। दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लो PQ का आया, है ना, x1 y1 z1, है ना, ठीक है ना। पहला PQ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया ना, और लाइक EF दूसरा दे रखा है, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, x2 y2 z2, है ना, ठीक है ना। तो ये दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, इनका अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना हो ना, PQ वेक्टर डॉट EF वेक्टर, है ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या मैं डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर दूं? मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होगा ना, यहाँ पे सारी चीजें जो होंगी वो ट्राइंगल की साइड्स से रिलेटेड होंगी, है ना। तो उसका एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, और वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से सोचो तो बेसिकली ये फॉर्मूला जो है बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। हाँ, कहीं ना कहीं आप PQ की डिस्टेंस निकालते तो ए स्क्वायर, है ना, क्या लिखते थे, ए स्क्वायर वाई जेड माइनस का ए स्क्वायर वाई जेड लिखते थे, है ना, माइनस का बी स्क्वायर जेड एक्स माइनस का सी स्क्वायर एक्स वाई, ये लिखते थे। तो अभी क्या होगा ना, जो वाई जेड था ना वो दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा ना, वो बन जाएगा y1 z2 प्लस y2 z1, है ना, y1 z2 प्लस y2 z1, ठीक है।
अच्छा, और बी स्क्वायर के साथ में जो जेड एक्स होता था वो हो जाएगा z1x2 प्लस z2x1, है ना। और सी स्क्वायर के साथ में जो था वो लाइक, है ना, x1y2 प्लस x2y1, है ना। और बाहर माइनस और हाफ लगेगा, ठीक है, याद रखने योग्य है, ठीक है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो ये चीज में थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज इनर प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। क्या काम आएगा, है ना क्या काम आएगा, पी क्यू डॉट ई एफ जो है उसको आप चाहें तो पी क्यू का लेंथ इंटू ई एफ का लेंथ इंटू दोनों के बीच का एंगल का कोसाइन लिख सकते हैं ना। हाँ, तो दोनों के बीच की लेंथ तो निकाल ही सकते हैं, पी क्यू की लेंथ निकाल लेंगे, ई एफ की लेंथ निकाल लेंगे, है ना। इसको अगर आप ऐसा लिखें, पी क्यू की लेंथ, ई एफ की लेंथ, है ना, और दोनों के बीच का एंगल, है ना, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम लाइक थीटा ना। ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, और ये वैल्यू भी निकल गई, है ना तो डेफिनेटली थीटा निकल जाएगा ना। दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए ये इनर प्रोडक्ट वाली चीज काम में आती है। अच्छा, एंगल के बारे में अगर कुछ स्टार्टिंग से पता हो तो, लाइक अगर दो लाइंस या दो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं ना, लाइक पी क्यू और ई एफ दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए, तो दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हो, परपेंडिकुलर हो रहे हो, तो क्या होगा, तो डॉट प्रोडक्ट में, है ना, कॉस जो आएगा, है ना, वहां पे थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है ना। कॉस 90 0 होता है, मतलब ये पूरा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरी क्वांटिटी इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, अगर पी क्यू और ई एफ क्या हुए, परपेंडिकुलर हुए। इसी चीज को यहाँ पर एज अ नोट्स यहाँ पे, है ना, लिखा हुआ है, बैरिसेंट्रिक परपेंडिकुलर्स अगर होंगे, लाइक एम एन वैक्टर ये दे रखा है, एम एन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये दे रखा है, और पी क्यू का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो एम एन अगर परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, तो वो वाली जो क्वांटिटी थी ना, वो 0 के बराबर आ जाएगी। वो माइनस हाफ कहाँ गया सर, वो 0 में फेंक दिया बेटा, है ना। तो ये वाली चीज किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ रही होगी। क्या ये बात समझ में आई क्या ये बात समझ में आई, है ना, है ना, है ना, इंटरेस्टिंग, बैरिसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स, है ना। चलिए थोड़ी और बात करते हैं ना बैरिसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स में, है ना। अभी अगर अपन थोड़ा सा और आगे चले हैं, तो कॉन्वेज नोटेशन पढ़ाए थे हमने, है ना। कॉन्वेज नोटेशन मतलब हाँ, हमने जो लाइक इनिशियली बैरिसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, जो सिस्टम यूज किया था, है ना, वही सिस्टम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ए के कोऑर्डिनेट 1 0 0 लिखे थे, बी को 0 0, सी को 0 0 1 लिखा था, है ना, और बी को 0 1 0, है ना, ये लिखा था। ओके ओके ओके, तो हमने क्या बोला था कि सर ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, और ये 90 डिग्री एंगल, है ना। तो किसी भी हालात में, है ना, आपने बोला था कि सर ये 1 यूनिट नहीं है एक्चुअली, है ना, ये कोई लेंथ थी जिसको हमने लाइक स्केल माना है ना। हाँ, ये लेंथ p है, और ऑन दिस एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू p यूनिट्स है, दैट्स व्हाई ये 1 0 0 बन रहा है ना, ठीक है। हाँ, तो हम इनको अकॉर्डिंगली पी क्यू आर मानते थे, है ना। तो हम बोलते थे कि किसी भी हालात में, है ना, अगर अपन सोचे तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है ना। ये बी साइड है, ये सी साइड है, और ये साइड है। पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर, है ना। क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करें, तीनों को ऐड करें, तो 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना निकल के आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और वहां से आप चाहें तो क्या बोल देते थे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाता है ना। ओके, अब आपको यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू अगर आप डाल दो सी स्क्वायर, है ना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी ना। और आर स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो सी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम एलसीएम लेके आप देख लेना क्या आएगा। इसको एस ऑफ सी बोल देते हैं ना, क्या बोल देते हैं इसको, एस ऑफ सी बोल देते हैं ना। यहाँ लिखा हुआ है ना, क्या होता है, हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। अब ठीक है, अच्छा, इसको एस ऑफ सी बोल देते हैं, आर की वैल्यू को एस ऑफ सी बोल देते हैं, है ना। क्यू की वैल्यू, क्यू स्क्वायर की वैल्यू को एस ऑफ बी बोल देते हैं, है ना। और पी स्क्वायर की वैल्यू को एस ऑफ ए बोल देते हैं। क्लियर है, अच्छा, ये कॉन्वेज नोटेशन है। और यहाँ पर ऐसे एस बी एस सी अगर आपको समझ में आता है, तो कैपिटल एस जो होता है ना, कैपिटल एस रिप्रेजेंट कर रहा होता है ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी के एरिया के ट्वाइस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कैपिटल एस। तो एक रिलेशन होता है ना, पहली चीज तो एस ए और एस बी को जोड़ोगे तो सी स्क्वायर आएगा, हमेशा याद रखना ये रिलेशन। एस बी और एस सी को जोड़ोगे तो ए स्क्वायर आएगा, एस सी और एस ए को जोड़ोगे तो बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। एस ए में से एस बी माइनस करोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एस बी में से एस सी माइनस करोगे तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, उल्टा आएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। एच सी माइनस एस करोगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा, ठीक है। दो का प्रोडक्ट निकालोगे, लाइक एस ए इंटू एस बी प्लस एस बी इंटू एस सी प्लस एस सी इंटू एस ए, तो वो एस स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर
ऐसे को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एस बी को बी स्क्वायर से, एस सी को सी स्क्वायर से, और फिर तीनों को जोड़ो तो 2s स्क्वायर आएगा। क्लियर है? बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एस ए का स्क्वायर जो होता है वो एस स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि एस बी इंटू एस सी प्लस में ए स्क्वायर एस ए के बराबर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये ना, इंपॉर्टेंट लेमाज है, ट्राई टू प्रूव दीज लेमाज, है ना। ये आप लोग ट्राई करें इन सारी लेमाज को प्रूव करने का ना, प्रूफ एट योर ओन, है ना, एक एक को प्रूव करें ना, ठीक है ना, ओन, है ना, आप खुद से प्रूव करने की ट्राई करें ना, ठीक है, खुद से प्रूव करने की ट्राई करें, बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है, लाइक कुछ कुछ चीजें तो बहुत ही लाइक फॉर्मूला पुटिंग से हो रही हैं, ठीक है ना, तो वो आप ट्राई करें प्रूव करने का। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, कि अगर मान लो मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है बैरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स में, है ना, बैरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स में क्या करनी है, सर्कम सेंटर मतलब सर्कल की इक्वेशन निकालनी है ना, सर्कम सर्कल की या किसी भी सर्कल की। तो पहली चीज जो ये ट्राइंगल अपना बनता है ना, ठीक है ना, ये जो अपना ट्राइंगल बनता है, ठीक है ना, ठीक है, ये जो अपना ट्राइंगल बन रहा होता है एबीसी, ठीक है, इस एबीसी ट्राइंगल का, ठीक है ना, जो सर्कम सेंटर होता है उसको मैं बोल देता हूँ कि वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है ना, हम ऐसे मान लेते हैं कि उसका सर्कम सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, हम ऐसा मान लेते हैं ना, ऐसा क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि उसका सर्कम सेंटर कहाँ पर है, 0,0,0 पर, ठीक, कहाँ पे है, 0,0,0 पर, है ना, और ये मानते हुए, है ना, ठीक है, O इज द सर्कम सेंटर ऑफ द रेफरेंस ट्राइंगल एबीसी, और P अगर नॉर्मलाइज्ड पेरिसेंट्रिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, P के नॉर्मलाइज्ड पेरिसेंट्रिक कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट x, y, z है, ठीक है, मतलब नॉर्मलाइज्ड पेरिसेंट्रिक कोऑर्डिनेट x, y, z है ना, ठीक है, तो उस हालात में इसका जो सर्कम सर्कल बनेगा, है ना, ठीक है ना, और उस सर्कम सर्कल की जो रेडियस होगी ना, जो रेडियस होगी, रेडियस कितनी होगी, रेडियस है कैपिटल आर, है ना, तो उस हालात में अगर आपसे कोई पूछे, है ना, अगर आपसे कोई पूछे, है ना, क्या पूछे आपसे कोई कि यार इसको अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं ना, आपसे कोई पूछे यार इस पॉइंट की, इस सर्कल के अबाउट पावर क्या है, पावर, पावर ऑफ अ पॉइंट, है ना, क्या पूछे, पावर ऑफ अ पॉइंट, है ना, हाँ, तो नॉर्मली हम पावर ऑफ अ पॉइंट कैसे पढ़ते हैं, है ना, नॉर्मली हम पावर ऑफ अ पॉइंट जो हम पढ़े हैं, है ना, जो लाइक काफी सारे लोग समझते हैं ये ऐसा होता है ना, पी ए इंटू पी बी, है ना, दैट इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर होता है ना, हाँ, ठीक है, पी टी स्क्वायर हो जाता है ना, एक्चुअली में इस पी इंटू पी बी को हम चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, और पी टी स्क्वायर को भी हम चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सेंटर है, पी को ओ से मिलाया, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस, और यहाँ तक की ये डिस्टेंस भी क्या है, रेडियस, है ना, बिल्कुल ठीक है, तो पी ए इंटू पी बी को हम क्या पी सी इंटू पी डी लिख सकते हैं, बोला हाँ सर, पी ए इंटू पी बी को हम कभी भी क्या लिख सकते थे, पी सी इंटू पी डी लिख सकते थे, मैंने कहा ठीक है। अब ये जो पी सी है ना, पी सी जो डिस्टेंस है, पी सी जो डिस्टेंस है ना, दिस इज पी ओ माइनस आर, है ना, वो है पी ओ माइनस आर, और पी डी जो डिस्टेंस है पी से डी तक वो पी ओ प्लस आर, है ना, ठीक है ना, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी ओ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है ना पी की लोकेशन पे, पी अगर सर्कल के बाहर है तो ये जो लिखा है वो सही है, और अगर पी अगर सर्कल के अंदर होगा तो क्या होगा, तो ये उल्टे हो जाएंगे, दोनों चीजें स्वैप हो जाएंगी, यानी आर स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर आ जाएगा। तो जनरली हम इसके ऊपर मॉड लगा के बोलते हैं कि ये जो है वो पावर ऑफ पॉइंट होती है, क्या होती है, पावर ऑफ अ पॉइंट, है ना, हाँ, और यही पावर ऑफ अ पॉइंट अगर बैरिसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में देखें, है ना, लाइक आर स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, है ना, तो वो एक्स ए पी स्क्वायर प्लस वाई बी पी स्क्वायर प्लस जेड सी पी स्क्वायर के सम के बराबर होती है, या फिर बोले तो ए स्क्वायर वाई जेड प्लस बी स्क्वायर जेड एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स वाई के बराबर होती है ना, और इसमें अगर ध्यान से सोचा जाए तो हमने डिस्टेंस निकाली है ना, क्या निकाली है, डिस्टेंस, है ना, पी के अपने पास में नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट थे, अगर पी को ओ से मिलाएंगे ना, ओ के कोऑर्डिनेट तो 0,0,0 थे, तो लाइक इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे तो x माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जेड माइनस जीरो, तो अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा x कॉमा वाई कॉमा जेड। तो ओपी डिस्टेंस अगर निकालने की कोशिश करोगे, है ना, तो ओपी डिस्टेंस निकालने की कोशिश करोगे तो ए स्क्वायर वाई जेड बी स्क्वायर जेड एक्स सी स्क्वायर एक्स वाई आएगा, अगर उसको आप आर स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर के बराबर रख दो, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, है ना, ये चीज आती है, दिस इज पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द बैरिसेंट्रिक सर्कल, है ना। अभी थोड़ी बातें और करेंगे, थोड़ी बातें और करेंगे, लाइक बैरिसेंट्रिक सर्कल, है ना, तो बैरिसेंट्रिक सर्कल की जनरल इक्वेशन आपको याद रखनी है ना, कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो होती है वो बेसिकली माइनस का ए स्क्वायर वाई जेड माइनस का बी स्क्वायर जेड एक्स माइनस का सी स्क्वायर एक्स वाई प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड
टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है अपनी बैरीसेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन होती है ना। अच्छा, और इसमें यू वी डब्ल्यू क्या है, यू वी डब्ल्यू रियल नंबर्स है ना सर, इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे मान लो मुझे कोई कहता है कि सर आप तो बाकी बातें मत करो, सिर्फ एक छोटी सी बात बता दो कि ए के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 1 0 0 होते हैं, बी के कोऑर्डिनेट 0 1 0 होते हैं, ठीक है ना, और सी के कोऑर्डिनेट 0 0 1 होते हैं, है ना। मैंने कहा हाँ। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला दूं, ठीक है, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर दूं, मिला दूं, ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल बनेगा, यानी ट्राइंगल एबीसी का जो सर्कम सर्कल बनेगा, सर उस सर्कम सर्कल की इक्वेशन निकाल के बता दो आप, तो बाकी सब तो छोड़ो, है ना। तो मैंने कहा आपको मानना है कि यही सर्कल सर्कल की क्या है, इक्वेशन है। ठीक है सर, मान लिया। फिर क्या करें, फिर उसको इस पॉइंट से भी सेटिस्फाई करा दो, इस पॉइंट से भी सेटिस्फाई करा दो, इस पॉइंट से भी सेटिस्फाई करा दो, 3 पॉइंट से सेटिस्फाई करा दो, काम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या करेंगे, अगर मैं इसमें a1 0 0 रख दूं, है ना, तो यानी x का वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, y और z 0 डाल रहा हूँ, तो y और z 0 डाल रहा हूँ, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 है ना, क्योंकि y और z 0 है ना, तो y और z 0 मतलब ये 0, z 0 मतलब ये 0, y 0 मतलब ये 0 है ना, तो ये तो तीनों टर्म 0 हो गई। x की जगह 1 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे u बनेगा, ठीक है, x की जगह 1 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे u बनेगा, है ना, प्लस v के मल्टीप्लाई में y था तो y का वैल्यू 0, तो ये 0, w के मल्टीप्लाई में z था, z की जगह 0 तो 0, और आगे x प्लस वाई प्लस जेड था, तो x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह 0, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 है ना, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या समझ में आया, सिंप्लीफाई करोगे तो u इक्वल टू 0। जब a से सेटिस्फाई कराओगे, a जो है वो पहला कोऑर्डिनेट है, तो पहले वाले को जिंदा रखेगा, बाकी सबको 0 कर देगा, तो u का वैल्यू 0 आ जाएगा। जिस दिन आप b से सेटिस्फाई कराओगे ना, जिस दिन आप किससे सेटिस्फाई कराओगे, b से सेटिस्फाई कराओगे 0 1 0 से, तो उस दिन मिलेगा आपको v इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। और जिस दिन आप सी से सेटिस्फाई कराओगे 0 0 1 से, तो आपको, है ना, w इक्वल टू 0 मिल जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट u भी 0 है, v भी 0 है, w भी 0 है। तीनों की वैल्यू 0 डाल दोगे तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, तो आपके पास में बैरीसेंट्रिक सर्कम सर्कल की इक्वेशन जो आएगी वो a स्क्वायर वाई जेड, ठीक है ना, माइनस बी स्क्वायर जेड एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगी ना। अब एक बच्चा बोलेगा सर एक पावर ऑफ पॉइंट से भी समझा दो इस चीज को ना, तो देख सुन ध्यान से ना, बहुत ही ध्यान से सुन। अभी जो पावर ऑफ पॉइंट समझाया ना, इसमें अगर पी पॉइंट कहां पर आ जाए, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आ जाए, अगर पी पॉइंट यहां पर बाहर ना होकर के सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होता, तो ओ से पी का डिस्टेंस और रेडियस का डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर कितना आया था, 0, तो इसकी जगह 0 डाल देगा तो ये पूरी चीज इक्वल टू 0। क्या यही सर्कम सर्कल की इक्वेशन है, बोला हाँ सर। तो वही दोनों चीजें आपस में इंटररिलेटेड है, फॉर्मूले याद रखने थोड़े बहुत, है ना, जो कि इसेंशियल है ही है। अगर अपन थोड़ी और बात करें, ठीक है ना, टेबल ऑफ कॉमन सर्कल इक्वेशंस, है ना, जो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे सबसे पहला है सर्कल टाइप्स में, है ना, सर्कम सर्कल की इक्वेशन, तो सर्कम सर्कल की इक्वेशन ये हो जाती है, अब ये भी प्रूफ करवाइए। अगर कोई बोले इन सर्कल की इक्वेशन क्या होती है ना, इन सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, तो भाई इन सर्कल की इक्वेशन ये होती है। अब एक बच्चा बोलेगा सर ये इतनी गंदी इक्वेशन मैं कैसे याद रखूंगा, है ना। तो देख यार, जो मेन जनरल इक्वेशन थी ना, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि बस देखो ये वाला पार्ट इनिशियली सब में सेम है, सब में सेम है, जनरल इक्वेशन में भी यही था, इसमें भी यही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड सब में वही मिलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा ही मिलेगा ना, ठीक है ना, सब में एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ही है, ठीक है ना, क्योंकि वो जनरल फॉर्मेट में है ना। बस डिफरेंस आएगा यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड की जगह यू वी डब्ल्यू के अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगे। अब यू वी डब्ल्यू के अलग अलग वैल्यूज कैसे आ रहे हैं, तो जो सर्कल है वो जिन पॉइंट से पास कर रहा है, वो उन पॉइंट से आप सेटिस्फाई कराओगे सर्कल को। अभी क्या है, इन सर्कल है, इन सर्कल सर्कल की तीनों साइड्स को टच करके जाता है, तो इन सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड्स को जहां जहां टच करके जाता है, वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, अगर उन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कोऑर्डिनेट आप निकाल पाए और उन तीनों से सेटिस्फाई करवा पाए, तो काम बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर उनके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो मैं बता देता हूँ भाई उनके कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं, है ना। जैसे मान लो अपने पास में एक ट्राइंगल है ना, ठीक है, और इस ट्राइंगल के अंदर एक इन सर्कल है ना। अभी आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये अपना रेफरेंस ट्राइंगल है, तो ये A1 0 0 है, ये B है 0 1 0, ठीक है, और ये C है 0 0 1, ठीक है, ये C है 0 0 1, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट निकालने का क्या तरीका है, हाँ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर लास्ट क्लास में आपने सिखाया था ना, ये इन सेंटर है ना, मैंने कहा हाँ ये इन सेंटर है, बिल्कुल सही बात है। और ये इन सेंटर है और इसके कोऑर्डिनेट आपने बताए थे a अपॉन, है ना, क्या बताए थे, a अपॉन 2s, b अपॉन 2s, है ना, और c अपॉन 2s, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, याद तो आता है सर।
अगर तुम भूल जाओगे दोस्त तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, आपका मेरा वास्ता ही खत्म हो गया फिर तो ना। हाँ, पढ़ाया हुआ भूल जाओगे तो फिर आप जाके दोबारा देख सकते हो वीडियो में, है ना। तो अगर ये इनसेंट्रिक कोऑर्डिनेट है तो आई डी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बीसी के ऊपर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो बीसी का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो किसका, बीसी, क्या आएगा, है ना। बीसी तो सी माइनस बी करोगे तो 0 - 0 0, 0 - 1 - 1, ठीक है, और 1 - 0 तो 1, ये बीसी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया ना। अच्छा, अब इसके ऊपर कोई भी एक रैंडम पॉइंट लाई कर रहा होगा, है ना। हाँ, तो वो रैंडम पॉइंट जो भी होगा उसके कोऑर्डिनेट को कुछ मान लेते हैं ना, कुछ मान लेते हैं ना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आईडी के बारे में कुछ बताओ, आईडी के बारे में कुछ बताओ, है ना। तो मान लेते हैं कि डी पॉइंट जो है वो बी और सी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को T/1 में डिवाइड कर रहा है ना, ठीक है ना। T/1 में डिवाइड कर रहा है तो डी के कोऑर्डिनेट T/1 के हिसाब से निकाल सकते हैं, बोला हाँ निकाल सकते हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट निकाले हमने, है ना। तो T × 0 1 × 0 अपॉन में T+1 तो 0 ही आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और T × 0 1 × 1 डिवाइडेड बाय T+1, ठीक है, और T × 1 1 × 0 तो T/T+1 आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सही है, डी के कोऑर्डिनेट आ गए। क्या हम आई डी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लो किसका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लो किसका, ठीक है, आईडी का, आईडी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया सर, कैसे निकालोगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये निकाल लिया, तो A/2s, ठीक है, और B/2s, है ना, माइनस में 1/T+1 और C/2s माइनस 1 T/T+1, है ना, ठीक है सर। अब क्या होगा, ये तो आ गया सर, ये तो आ गया। अब क्या करें, अब एक छोटा सा काम करो दोस्त, क्या काम करना है सर, अब काम ये करना है कि आईडी और बीसी क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो दो अगर वेक्टर्स या दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं तो कौन सा वाला फॉर्मूला अभी जो पढ़ाया था थोड़ी देर पहले ना, कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया था, बैरिसेंट्रिक परपेंडिकुलर्स, है ना। तो क्या करेंगे, अगर x1 y1 z1 और x2 y2 z2 वाले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, है ना, कोऑर्डिनेट वाली चीजें परपेंडिकुलर होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूले में x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की वैल्यू डालोगे तो t की वैल्यू निकल जाएगी, है ना, क्योंकि t ही अननोन है ना। गिवन कंडीशन में कौन अननोन है, अननोन कौन है, t अननोन है ना। तो जब इसका और इसका डॉट, है ना, लाइक वो जो फॉर्मूला है a², है ना, y1 z2 प्लस z2 y1 z2 प्लस y2 z1, है ना, प्लस b², है ना, z1 x2 प्लस z2 x1, है ना, प्लस c² x1 y2 प्लस x2 y1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो उस फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास में एक अननोन क्वांटिटी है विच इज t, तो t की वैल्यू निकल जाएगी। t की वैल्यू जैसे ही आएगी वो t की वैल्यू यहाँ रखोगे तो d के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ना, किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, d के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और जैसे d के कोऑर्डिनेट आ गए तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया जो आपको सर्कल की इक्वेशन से सेटिस्फाई कराना है, एज इट इज ई के कोऑर्डिनेट, एज इट इज एफ के कोऑर्डिनेट, है ना। थोड़ा स्ट्रगल है, डी ई एफ के कोऑर्डिनेट एक बार जरूर निकाल के, है ना, और लाइक सेटिस्फाई कराना चीजों को, तो यू विल रियलाइज कि एग्जैक्टली यही सेम इक्वेशन निकल के आएगी इन सर्कल की ना। एंड जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना है, ए एक्स सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो वो सर्कल की इक्वेशन ये निकल के आएगी, ठीक है। 9 पॉइंट सर्कल की इक्वेशन ये निकल के आएगी, बहुत बड़ी इक्वेशन है 9 पॉइंट सर्कल में, ठीक है। सर्कल सेंटर्ड एट ए विद रेडियस पी, है ना, अगर सर्कल का सेंटर ए पॉइंट पे है और रेडियस, है ना, रो है, ठीक है, तो लाइक उसकी इक्वेशन ये निकल के आएगी दोस्त ना, ठीक है। हाँ, याद रखना ये फॉर्मूला, है ना। और सर्कल थ्रू 3 एक्सेंटर्स, है ना, ट्राइंगल के जो 3 एक्सेंटर बनते हैं ना, उन तीनों एक्सेंटर से पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो वो सर्कल की इक्वेशन ये आ जाती है ना, सबसे आसान, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए सारे सर्कल की इक्वेशंस। अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे, है ना, ठीक है ना। तो बैरिसेंट्रिक सर्कम सर्कल की इक्वेशन लाइक दिस वन, ठीक है। बैरिसेंट्रिक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या होता है बैरिसेंट्रिक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पे चर्चा कर लेते हैं, वेट फॉर अ मोमेंट। क्या करें, perpendicular bisektor of BC has the equation this one. How to check whether the equation given equation is true or not, है ना।
जैसे ऐसे मान लेते हैं कि ये अपना ट्राइंगल है ना, बार बार वो एक्सेस वैक्सेस नहीं बनाएंगे अब, ये एबीसी ट्राइंगल है ना, 1 0 0 0 1 0, ठीक है, और 0 0 1, ठीक है। अब क्या करना है, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो भी होगा है ना, उसकी खास बात क्या होगी, बीसी के मिड पॉइंट से पास होगा और बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। पहली बात तो तुरंत क्लियर है कि अगर वो परपेंडिकुलर है ना, तो कहीं ना कहीं मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल के ना, यानी इसके ऊपर कोई पॉइंट मान लूंगा, लाइक कोई पॉइंट के मान लूंगा, और ये पॉइंट एम है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला से, 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 0, 1 + 0 डिवाइडेड बाई 2 1/2, 0 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे पता है कि के कोऑर्डिनेट कुछ भी मानने हैं मुझे, है ना, के कोऑर्डिनेट क्या करने हैं मुझे, कुछ भी मानने हैं, और वो के कोऑर्डिनेट में कुछ भी मान के, है ना। अब वो यार के कोऑर्डिनेट कुछ भी कैसे माने जाए ना, सबसे बड़ा सवाल है, के कोऑर्डिनेट कुछ भी कैसे माने जाए, व्हाट डू यू थिंक, कैसे माने के कोऑर्डिनेट, एनीवन 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 एनीवन। हाँ सोचो सोचो सोचो, हाँ रिकॉर्डेड सेशन है आई नो, बट सोचो, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लाइक के कोऑर्डिनेट कैसे माने जाए, है ना। इंटरेस्टिंग है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 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 सही बात है ना। बहुत सही बात है, बहुत 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 सही बात है ना। तो एक्चुअली के कोऑर्डिनेट को कुछ मानेंगे तो अपन एक्स वाई जेड मान लेंगे, है ना, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मान लेंगे। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर के एम का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सोचें क्या आएगा, के एम का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, के एम का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, एक्स कॉमा वाई माइनस हाफ जेड माइनस हाफ, है ना। ओके, बीसी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा सोचो, बी सी सी माइनस बी करेंगे ना, के एम एम माइनस के करना था, के एम बोला ना, एम माइनस के करेंगे, 0 माइनस एक्स तो माइनस एक्स, ठीक है, और लाइक हाफ माइनस वाई और हाफ माइनस जेड, है ना, ठीक है। ओके 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 ओके, और बी सी करेंगे तो सी माइनस बी कर रहे होंगे, तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 -1, और 0 1 माइनस 0 1, ठीक है। ये आ गया, वैल्यू डाल देते हैं, किसमें डालेंगे वैल्यू, है ना, वो जो फॉर्मूला था, लाइक ए स्क्वायर y1 z2 प्लस y2 z1, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, है ना, z1 x2 z2 x1 प्लस सी स्क्वायर x1 y2 प्लस में x2 y1, ठीक है, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वैल्यू डाल दो इसमें ना, ठीक है, ए स्क्वायर y1 z2 करेंगे ना, ठीक है। तो लाइक किसको x1 y1 z1 और किसको x2 y2 z2 मान रहे हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको x1 y1 z1 मान लूँ और इसको x2 y2 z2, ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं ना, ठीक है। तो y1 z2 करेंगे तो हाफ माइनस वाई को 1 से, तो हाफ माइनस वाई ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर प्लस में y2 z1, है ना, तो y2 यानी -1 इंटू z1, तो -1 को हाफ माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस उनको हाफ से करेंगे तो माइनस हाफ, माइनस उनको माइनस जेड से तो प्लस का जेड, ठीक है, ओके, प्लस बी स्क्वायर z1 x2 करेंगे ना, तो ये चीज जब 0 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, z2 x1 है ना, तो z2 1 है, उसको माइनस x से मल्टीप्लाई करूंगा ना, ठीक है ना, z1 x2 0, और z2 x1 करेंगे तो 1 को माइनस x से, तो माइनस का x आ जाएगा, ओके, प्लस सी स्क्वायर, है ना, x1 y2 है ना, तो x1 y2, x1 क्या है माइनस x, उसको y2 से मल्टीप्लाई किया -1 से, तो माइनस प्लस का x आ जाएगा, प्लस x2 y1, ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है, इक्वल टू में 0 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ए स्क्वायर, ध्यान से सोचो, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यहाँ बचा z माइनस वाई, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे प्लस नहीं, माइनस का x जब b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x b स्क्वायर और प्लस का x c स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, और यहाँ पे a स्क्वायर z माइनस वाई आ जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। और जैसे ये आ जाएगा तो तुरंत एक चीज रियलाइज होगी, अरे वाह, है ना, बीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन यही होती है ना, पर क्या ये कोई लेमा है, नहीं भाई, मैं आपको बस जस्ट ये सिखा रहा था कि लाइक किसी भी सिचुएशन में लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे ड्रॉ करनी है ना। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन तो सिखा दी, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन नहीं सिखाई। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क दोस्त, है ना, अगर आपके पास में लाइक है ना
ऐसे सोच लो ना यार कि एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना इतना आसान है कि अगर एंगल ए का बाइसेक्टर निकालना है तो 1 0 0 ए के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और वो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, वो है ना अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में इस एंगल को कंटेन करने वाली साइड है। ये साइड अगर सी है, ये साइड अगर बी है, तो ये रेशियो सी रेशियो बी हो जाएगा। तो आप डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ बी और सी, है ना, निकल जाएंगे। डी के कोऑर्डिनेट निकल गए, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट पता है, डी के कोऑर्डिनेट पता है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बहुत आराम से निकल जाएगी, बहुत ही ज्यादा आराम से निकल जाएगी, है ना। ux प्लस vy प्लस wz दैट इज इक्वल टू 0, वो जो लाइन की इक्वेशन होती थी ना, हाँ, उसमें दोनों पॉइंट्स है ना पुट करो, सेटिस्फाई कराओ, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, यानी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। तो आप अब नाउ व्हाट यू नो, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, साइड या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई हैं, और बाकी जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो तो मतलब मेन चीज है ही है हेल्प करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज, है ना, जो हमने पढ़ी हुई है ना। चलिए अब बात करते हैं, है ना, कुछ और बातों पे ना। इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर यहाँ पे है और रेडियस रो है, तो वो पीछे भी मैंने बताई है और यहाँ पे भी बता देता हूँ, ये इक्वेशन आएगी सर्कल की, ठीक है। सोच के देखिएगा, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो सर्कल अगर कॉन्सेंट्रिक है ना, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कम सर्कल, है ना। सर्कम सर्कल किसका, ट्रायंगल एबीसी का ना, उस ट्रायंगल एबीसी के सर्कम सर्कल के ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर बनाए जिसकी रेडियस के टाइम्स आर हो, सर्कल सर्कम सर्कल की रेडियस आर है, तो के टाइम्स आर वाले सर्कल की रेडियस के टाइम्स आर रेडियस वाले सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे तो वो इक्वेशन ये निकल के आएगी दोस्तों। क्लियर दोस्तों, अच्छा जी। और ये इक्वेशन निकल के आएगी वेयर ये टाउ जो होता है ये के स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट में 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए पर 4 माइनस बी पर 4 माइनस सी पर 4 माइनस 1 होता है, ठीक है। अच्छा, जो टाउ यहाँ पे इन्वॉल्व है वो उसकी वैल्यू है ना, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट याद रखने योग्य है, ठीक है। वो ये सब चीजें अब जो मैं बता रहा हूँ, है ना, सर्कल की इक्वेशन के बाद में मैंने जो भी बताया, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाद में अब जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सब लाइक आपके लाइक एक तरीके से उसके लिए हो सकता है कि जैसे मान लो आगे चल के आप लाइक जो मैथमेटिकल मैगजीन्स हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके पब्लिश करना चाहते हैं, है ना, तो लाइक आप ये वाले मेथड्स यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको यूनिकनेस दे देंगे, है ना, ठीक है ना। बहुत कम लोग हैं जो लाइक, है ना, बैरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं और मैगजीन्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो लाइक आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। बैरीसेंट्रिक पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था यार, है ना, पावर ऑफ अ पॉइंट लाइक दिस थिंग, है ना, ठीक है। अच्छा, ये जो अपना सर्कल का इक्वेशन है ना, इसी सर्कल की इक्वेशन में, है ना, लाइक पावर ऑफ अ पॉइंट होगा क्या कि एक्स वाई जेड को अगर इससे सेटिस्फाई करा देंगे तो अपना पावर ऑफ अ पॉइंट का काम कर जाएगा ना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो वी मस्ट हैव एक्स वाई जेड होमोजेनाइज्ड ओवर हियर, अदरवाइज द डिस्टेंस फार्मूला ब्रेक्स, है ना, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में होमोजेनाइज्ड कोऑर्डिनेट ही रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना। सो लेम्मा भी ब्रेक हो जाएगी अगर आप होमोजेनाइज्ड कोऑर्डिनेट यूज नहीं करोगे ना, ठीक है। तो लाइक पावर ऑफ पॉइंट का वही फॉर्मूला है पीछे, यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। फाइनल फॉर्मूला वही है जो पीछे लिखवाया था ना। बात करते हैं अभी रेडिकल एक्सिस की ना, है ना। लेमा बैरीसेंट्रिक रेडिकल एक्सिस क्या होता है कि लाइक टू नॉन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अगर गिवन है, ठीक है ना, बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस जो होगा वो कैसे निकालेंगे, हम बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस कर रहे होंगे ना, u1 माइनस u2x प्लस v1 माइनस v2y प्लस w1 माइनस w2z, है ना, दैट इज इक्वल टू 0। कितना आसान रेडिकल एक्सिस है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे ना। जनरलाइज परपेंडिकुलरिटी क्या होती है कि एम एन पी क्यू जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस टाइप से हैं कि एम एन का जो लाइक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ये है, पी क्यू का ये है ना। ये ए ओ वेक्टर, बी ओ वेक्टर और सी ओ वेक्टर क्या है, वो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, और लाइक x1 y1 और z1 तीनों का सम 0 और x2 y2 z2 तीनों का सम भी 0, क्यों, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो किसी भी हालत में अगर एम एन और पी क्यू परपेंडिकुलर होते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला मैंने बताया है ना, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है ना। एक ही फॉर्मूला 3 जगह क्यों बता रहा हूँ, ताकि चीजें छप जाए दिमाग में ना, ठीक है। अच्छा, लास्ट बट नॉट दी एंड, है ना, इसके आगे भी बैरिसेंट्रिक कोऑर्डिनेट बहुत सारा है। अगर टेंजेंट टू सर्कम सर्कल एबीसी अगर निकालना है कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, तो वो ये इक्वेशन से हम देते हैं, ठीक है। और ये निकालने का क्या तरीका है, ठीक है। जैसे मान लो कोई पॉइंट पी एक्स वाई जेड एक पॉइंट है, ठीक है ना, वो टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट, ठीक है ना। तो अज्यूम दैट एज यूजुअल, है ना, ओ वेक्टर इज बेसिकली 0 0 0। तो पी ए का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लाइक ये ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है ना, ये उसका सर्कम सर्कल है, ये उसका ए पॉइंट है 1 0 0, ठीक है।
और यहाँ पर कोई पॉइंट P है, टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा है x, y, z। तो क्या मैं किसी भी हालात में PA का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालूंगा? वो यही आएगा क्या? बोला हाँ सर यही आएगा। अब क्या हम स्यूडो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि सरकम सेंटर O है, तो O और A को ज्वाइन करने वाले है ना, जो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है उसका या वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। वो निकालेंगे तो वो क्या आएगा? वो कुछ ऐसा आएगा 1 0 0, है ना। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन ट्रू करवाओ आप, है ना। तो जैसे ही परपेंडिकुलर वाली कंडीशन ट्रू करवाने की कोशिश करोगे तो आपको ये इक्वेशन खट से मिल जाएगी। क्लियर है? अच्छा, समझे कि नहीं समझे? समझ गए क्या? सर्कल के ऊपर टेंजेंट भी ड्रॉ करना अब आपको आ गया है। चलिए कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये मंगोलिया है ना, 2000 का क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं समझने का कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, है ना। ठीक है, क्वेश्चन कहता है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट करते हैं साइड्स को a1 b1 c1 पॉइंट्स पे ना। साइड्स को a1 b1 c1 पॉइंट्स पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर है? वेट फॉर अ सेकंड। ठीक है, ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट करते हैं साइड्स को a1 b1 c1 पे। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं यार, रैंडम रैंडम कोई भी छोटा मोटा ऐसा ही अजीब सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है ना, ऐसा ही कोई ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ए बी सी ट्रायंगल है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, ये एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, ये एंगल बी का बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल सी का बाइसेक्टर हो गया। ये ना तीनों कॉन्करेंट तो होंगे, बिल्कुल सही बात है। और तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं वो आई से पास होंगे, बिल्कुल सही बात है, इन सेंटर से। ठीक है सर, अब और क्या खास बात है? ये पॉइंट्स हैं a1 b1 और c1। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट ba1 b1 ba1 b1 c1 ba1 b1 c1 ये चारों पॉइंट्स अगर कौन साइक्लिक हैं, ये चारों पॉइंट्स अगर कौन साइक्लिक होंगे तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि BC अपॉन AC प्लस AB दैट इज इक्वल टू AC अपॉन AB प्लस BC माइनस AB अपॉन BC प्लस AC होगा, मतलब ये चीज ट्रू होगी, है ना। अच्छा, हाउ टू शो दिस? हाउ टू शो दिस? पहली चीज, ए के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 1 0 0, बी के कोऑर्डिनेट 0 1 0, सी के कोऑर्डिनेट 0 0 1। हम बैरी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बैरी सेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइक सबसे पहली चीज ये हो जाएगी कि हम a1 के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या? बोला हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये साइड्स देखें तो ये साइड स्मॉल b लेंथ की है। लेट मी यूज डिफरेंट कलर, है ना, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये साइड b, ये साइड c, ये साइड a, है ना। ठीक है, तो लाइक है ना, कौन सा रेशियो हो जाएगा? c रेशियो b हो जाएगा। तो लाइक a के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं, है ना, तो हर एक कोऑर्डिनेट के नीचे b प्लस सी आएगा, और लाइक c इंटू जीरो प्लस b इंटू जीरो अपॉन में b प्लस सी, तो 0 अपॉन b प्लस सी हो जाएगा, तो पहला कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ठीक है, ठीक है, दूसरा c इंटू जीरो b इंटू 1, तो b अपॉन b प्लस सी आएगा, और c इंटू 1 b इंटू जीरो, तो ये हो जाएगा c अपॉन में b प्लस सी। क्लियर है? मैंने कहा हाँ, a1 के कोऑर्डिनेट आ गए सर। ओके ओके ओके, ऐसे सर ये वाला भी निकाल दो ना। तो ये कौन सा रेशियो हो जाएगा? ये a रेशियो c हो जाएगा ना, a रेशियो c हो जाएगा ना, है ना, या c रेशियो a हो जाएगा। ठीक है, तो b1 के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। c इंटू जीरो, ठीक है, c इंटू जीरो a इंटू 1, तो a अपॉन में a प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, मैं कहा हाँ, a अपॉन में a प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और क्या है? c इंटू जीरो a इंटू जीरो, तो 0 आ जाएगा। c इंटू 1 a इंटू जीरो, तो c अपॉन में a प्लस सी आ जाएगा। एज इट इज यहाँ पे देखें तो ये b रेशियो a हो जाएगा ना, b रेशियो a, b रेशियो a, है ना। तो c1 के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, ध्यान से बनना। तो b इंटू जीरो a इंटू 1, तो a अपॉन में a प्लस बी। ठीक है, अच्छा, उसका फर्स्ट वाला 0, उसका सेकंड वाला 0, तो इसका थर्ड वाला 0 होगा, तो इसके लास्ट वाला b अपॉन a प्लस बी ही आएगा। सोच के देख लो कैसे भी ना, लाइक b इंटू 1 a इंटू जीरो अपॉन में a प्लस बी। ठीक है, c1 के कोऑर्डिनेट भी आ गए ना, तो a1 b1 c1 के कोऑर्डिनेट अपने पास में हाजिर है ना। ठीक है, a1 की कोऑर्डिनेट क्या है? a1 की कोऑर्डिनेट है
0 b अपॉन बी प्लस सी और c अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। b1 के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ लिखता हूँ, b1 के कोऑर्डिनेट क्या है, a अपॉन ए प्लस सी 0 और c अपॉन में a प्लस सी, और c1 के कोऑर्डिनेट क्या है, a अपॉन में a प्लस बी, ठीक है, b अपॉन में a प्लस बी और 0, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अभी अगली बात क्या है, बहुत ध्यान से सोचे समझे तो, है ना। इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला जो भी सर्कल होगा उसके ऊपर क्या लाई करेगा, बी लाई करेगा, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, है ना। तो बी के कोऑर्डिनेट्स की क्या खास बात है कि उसका बीच वाला कोऑर्डिनेट जिंदा है, बाकी दोनों मर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इन तीनों से पास होने वाले जो भी सर्कल की इक्वेशन बनेगी, है ना, क्या हम सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। सर्कल की इक्वेशन को अगर हम सेटिस्फाई करवाएंगे तो डेफिनेटली बीच वाला कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो 0 के बराबर होगा। बीच वाला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0 के बराबर बनेगा। क्या इस पर विचार करें, आप सोचिए, 1 मिनट का समय लीजिए और इस पर विचार कीजिए कि क्या आप और कैसे आप, क्या आप और कैसे आप लाइक इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, है ना, इस चीज पे विचार कर सकते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। विचार करिए आप। वैसे जनरली अगर देखा जाए ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या मान सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल तो आपको याद ही हो गया है, ए स्क्वायर वाई जेड प्लस बी स्क्वायर जेड एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स वाई, है ना, ठीक है, प्लस में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, फॉर्मेलिटी वाला, है ना, और फिर लाइक कुछ भी, है ना, यू एक्स प्लस में वी वाई और प्लस में डब्ल्यू जेड दैट इज इक्वल टू 0। ये होती है सर्कल की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को इससे भी सेटिस्फाई करा दो, इससे भी सेटिस्फाई करा दो, इससे भी सेटिस्फाई करा दो, है ना, हाँ इन तीनों से सेटिस्फाई करा देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करवाते हैं सेटिस्फाई, और वहां सिर्फ वहां से हम यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं ना, यू की वैल्यू, वी की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू। आपको एक बात ये पता है कि अगर सर्कल इस पॉइंट से पास होता है तो आप 0 1 0 से सेटिस्फाई कराओगे तो वी का वैल्यू 0 आना तय है। तो अल्टीमेटली अगर बी से पास होगा तो वी के वैल्यू को मैं 0 के बराबर रख दूंगा, है ना। तो अभी सबसे पहले A1 से सेटिस्फाई करवाया ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, तो x कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये सब तो गायब हो गया, है ना। बाकी जो बचा वहाँ वैल्यू डाल देते हैं, तो ए स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, है ना, ए स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा लाइक A1 लाई ऑन सर्कल, ठीक है। तो हमने बोला ए स्क्वायर के मल्टीप्लाई में वाई जेड था, तो ये दोनों का प्रोडक्ट तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी अपन में बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस में, है ना, ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसमें x तो 0 है, y प्लस जेड है, तो ये b प्लस सी अपन में b प्लस सी कट के 1 आ जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो 1 हो गया ना, ठीक है। अच्छा, और उसमें क्या करेंगे, यू एक्स प्लस यू वाई प्लस डब्ल्यू जेड में, है ना, तो मैंने कहा एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे तो यू वाला टर्म तो 0 हो गया, तो v के मल्टीप्लाई में आएगा लाइक वी बी अपन में बी प्लस सी, ठीक है, और प्लस में सी डब्ल्यू, है ना, अपॉन में बी प्लस सी, ठीक है। ओके ओके ओके, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। तो लाइक इस टर्म को उधर फेंक देते हैं, बी प्लस सी डिनोमिनेटर वाला काट देते हैं, है ना, तो वी बी प्लस में सी डब्ल्यू जो आया दैट इज इक्वल टू आया ए स्क्वायर बी सी, है ना, डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। मैंने कहा ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है। एज इट इज दूसरे पॉइंट से सेटिस्फाई कराओगे तो ये पॉइंट जब यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा यू ए, ठीक है, और प्लस में लाइक सी डब्ल्यू, है ना, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीच वाला तो 0, लाइक y का वैल्यू 0 डाल रहे हो तो ये और ये 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर जेड एक्स हो जाएगा, तो बी स्क्वायर ए सी अपॉन में ए प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर सी बनेगा और नीचे ए प्लस सी बनेगा, क्योंकि ए प्लस सी इसका कट जाएगा ना, तो सेकंड इक्वेशन ये आ जाएगी। और तीसरे पॉइंट से सेटिस्फाई करो तो लास्ट वाला 0 यानी ये 0, है ना, तो लाइक यू ए प्लस वी बी, है ना, यू ए प्लस में वी बी दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, है ना, जेड का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये और ये 0 हो जाएगा, सी स्क्वायर एक्स इंटू वाई, तो सी स्क्वायर ए बी अपॉन में यानी ए बी सी स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, और अपॉन में ए प्लस बी आएगा, ठीक है। ओके, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब अपने को क्या करना है, यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, 3 इक्वेशन 3 अननोन, है ना, कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, तीनों को जोड़ लो, है ना, तीनों को जोड़ लोगे तो लाइक अपने पास में यू ए प्लस में वी बी और प्लस में सी डब्ल्यू या डब्ल्यू सी, है ना, दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तीनों का सम, तीनों के सम में क्या खास बात है, न्यूमरेटर में एबीसी सब में से कॉमन आ रहा है ना, तो एबीसी न्यूमरेटर में से कॉमन ले लिया, ठीक है,
तो यहाँ पे a अपॉन में b प्लस सी बचेगा, b अपॉन में c प्लस ए, c अपॉन में a प्लस बी बचेगा। क्लियर है? मैंने कहा क्लियर है। अब एक बच्चे ने कहा कि जैसे मान लो सर मुझे w का वैल्यू निकालना है, अगर मुझे किसका वैल्यू निकालना है, w का, तो मैं इसकी वैल्यू उठा के रख दूंगा। मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या रखेगा, तो ua प्लस vb की वैल्यू ये वाली है ना, तो ये वाली वैल्यू रख के उधर से माइनस करा दूंगा। तो सर wc क्या हो जाएगा, मैंने कहा इधर देख ले, मैं बता रहा हूँ, है ना, आगे का मैं बताऊंगा। abc अपॉन में कुछ नहीं है, abc a अपॉन में b प्लस सी, b अपॉन में c प्लस ए, c अपॉन में a प्लस बी, है ना, ठीक है, ओके। और ua प्लस vb की वैल्यू ये वाली ए बी सी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी, इधर आके माइनस हो जाएगी, ए बी सी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी, इधर माइनस हो जाएगा। ओके 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 ओके, ए बी सी कॉमन ले लें, बिल्कुल ले लो, ए बी सी सर कॉमन ले लिया, मैंने कहा ठीक है, कॉमन ले लिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके। अच्छा एक गलती की है अपन ने ना, हाँ गलती पकड़ में नहीं आई ना, तीनों को जोड़ेंगे ना तो 2 टाइम्स आएगा सब कुछ यार, हाँ ये गलती है। ए तीनों को जोड़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को जोड़ेंगे, तो यूए 2 बार आएगा, सी डब्ल्यू 2 बार आएगा, वी भी 2 बार आएगा, तो ये 2 टाइम्स आएगा पूरी क्वांटिटी का ना। ओके, तो वो 2 भी तो उधर डिवाइड में जाएगा, बोला हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, तो वो 2 इधर डिवाइड में ऐसे आएगा ना, ठीक है, हाँ, तो ये 2 इधर डिवाइड में आएगा ना। तो अभी इन दोनों में से हम ए बी सी कॉमन ले लेंगे ना, ए बी सी अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे ना, इन दोनों में से ना, तो ए बी सी अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, है ना, क्लियर है? मैंने कहा बिल्कुल 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 अच्छे से क्लियर है सर, है ना, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। और लाइक यहाँ से ए बी सी अपॉन 2 कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे 2 टाइम्स सी बचेगा, तो माइनस का 2 टाइम्स सी अपॉन में ए प्लस बी बच जाएगा। क्या यहाँ तक कोई परेशानी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये डब्ल्यू सी है। तो एक बच्चे ने कहा कि सर अब कॉमन कॉमन तो आई क्या, सी से सी उड़ा दो, मैंने कहा उड़ा दिया भाई, जो हुक्म मेरे आका। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, है ना, डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा ए बी अपॉन में 2, है ना, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन में बी प्लस सी, ठीक है, प्लस में बी अपॉन में सी प्लस ए, और प्लस में सी प्लस नहीं माइनस बचेगा, क्योंकि ये सी अपॉन ए प्लस बी एक बार है, और माइनस 2 सी अपॉन में ए प्लस बी 2 बार है ना, लाइक, तो माइनस का सी अपॉन में ए प्लस बी बचेगा। क्लियर है? दिस इज डब्ल्यू का वैल्यू, है ना। अच्छा, जैसे डब्ल्यू वैल्यू निकाला, वैसे क्या हम वी का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल लेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं ना, डायरेक्ट लिखते हैं ना, लाइक हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो यू ए प्लस डब्ल्यू सी, यू ए प्लस डब्ल्यू सी ये वाला वैल्यू उधर भेज के माइनस कराएंगे, है ना, तो ए बी सी अपॉन 2 तो कॉमन आ जाएगा, 2 बी अपॉन में समथिंग आएगा, तो और v के साथ में b है, तो b तो कट ही जाएगा ए बी सी में से, तो ए सी बचेगा अपॉन में 2, ठीक है, और लाइक b अपॉन ए प्लस सी वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस सी, ठीक है, माइनस बी अपॉन सी प्लस ए, और प्लस का सी अपॉन में ए प्लस बी। कोई परेशानी? मैंने कहा बिल्कुल परेशानी नहीं है। फिर मैंने कहा एज इट इज आप यू की वैल्यू भी लिख लीजिए, है ना, यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे ए सी था, तो यहाँ पे बी सी अपॉन 2 आएगा, है ना, इधर ये वाला नेगेटिव था, ये वाला नेगेटिव था, अब ये वाला हो जाएगा, तो माइनस का ए अपॉन ए प्लस सी आएगा, प्लस का बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन सी प्लस ए, और सी अपॉन ए प्लस बी आएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अभी 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 क्या खास बात है, क्या खास बात है सर, सबसे खास बात क्या है ना, इफ बी लाइज ऑन द सर्कल, ठीक है ना, देन 0 1 0 इसको सेटिस्फाई करेगा सर्कल की इक्वेशन को ना। 0 1 0 डालोगे, तो मैंने कहा था 0 1 0 डालोगे तो v अकेला बचेगा बस, है ना, बाकी सब जीरो हो जाएगा, वो तो v इक्वल टू 0 हो जाएगा, और v का वैल्यू क्या आया था, ये वाला, इस वैल्यू को 0 के बराबर रखो, तो इम्प्लाइज दैट ए सी, ठीक है, ये क्या इम्प्लाई करता है ना, ये क्या इम्प्लाई करता है दोस्त, ये इम्प्लाई करता है ए सी अपॉन में 2, ठीक है ना, ए अपॉन में ए प्लस सी, माइनस में बी अपॉन सी प्लस ए, ठीक है, बी अपॉन में ओके ओके ओके, कुछ तो गड़बड़ की है अपन ने ना, कुछ तो लाइक साइन वाइन की मिस्टेक चल रही है ना। कुछ तो साइन वाइन की मिस्टेक चल रही है ना। लेट मी क्लियर, प्लीज वेट, एक बार देखते हैं एरर कहाँ पे है। अच्छा हाँ, ये गलती अपन शुरू से करते हुए आ रहे हैं ना, शुरू से करते हुए आ रहे हैं, बहुत ही माइनर सी मिस्टेक है,
प्लस माइनस का एरर है ना, कि जब ये दो चीजें अपने पास थी, इसको जब अपन ने उधर भेजा तो माइनस का होगा ना, तो ये माइनस का, ये टर्म उठ के इधर आएगा जीरो के इधर, तो ये माइनस का होगा ना, तो ये इधर आएगा माइनस का, ये इधर आएगा माइनस का, ये इधर आएगा माइनस का, तीनों को जोड़ेंगे तो ओवरऑल एक माइनस साइन कॉमन आ जाएगा। हाँ, या फिर ऐसे समझ लो कि माइनस का ए, माइनस का बी और माइनस का सी यहाँ पे रहेगा। क्लियर है? अच्छा 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 अच्छा। और जब यू ए प्लस बी बी का वैल्यू डालूंगा तो वो वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। वो नेगेटिव वैल्यू इधर उठ के इधर आएगा तो प्लस का होगा। तो अल्टीमेटली ये तीनों माइनस के होंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और ये वाला कैसा आएगा? ये वाला प्लस का आएगा दोस्त, है ना। तो ये वैल्यू प्लस का रहेगा और ये तीनों वैल्यू माइनस के रहेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली इट विल इम्प्लाई दैट ये तो पॉजिटिव रहेगा और ये दोनों क्या रहेंगे? नेगेटिव। अच्छा, ओके, तो एज इट इज हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमें पता चला कि W के वैल्यू में लाइक C वाला टर्म पॉजिटिव और बाकी दो नेगेटिव, है ना। ऐसे V वाले में लाइक है ना, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी दो नेगेटिव हो जाएंगे ना। अच्छा, और U वाले में लाइक ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी दो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा अच्छा अच्छा, वो साइन की एरर हम करते हुए आ रहे थे। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो जब V इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा? V के अंदर जो भी लिखा हुआ है लाइक AC अपॉन में 2, ठीक है, और माइनस का A अपॉन में A प्लस सी, ठीक है, प्लस का B अपॉन में A प्लस सी, अरे 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 अरे, A अपॉन में B प्लस सी आएगा ना, B प्लस सी, B प्लस सी, ठीक है ना। हाँ, यही तो पैटर्न था। A अपॉन में B प्लस सी, B अपॉन में C प्लस है, C अपॉन में A प्लस B है ना। तो यहाँ पे आएगा लाइक माइनस का A अपॉन में B प्लस सी, प्लस का B अपॉन में C प्लस A, ठीक है, और माइनस का C अपॉन में A प्लस B, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला तो जीरो में चला ही जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला जीरो में चला गया तो आपको पता ही है स्मॉल ए को क्या लिखते हैं? BC, B को CA या AC, है ना, ठीक है ना, और C को AB। तो रिप्लेस कर देते हैं, ये वाला टर्म तो जीरो में चला गया ना। ओके, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं, माइनस वाले दोनों टर्म उधर फेंक देते हैं, तो इधर B अपॉन में C प्लस A जो है वो बराबर आ गया A अपॉन में B प्लस C प्लस में C अपॉन में A प्लस B, है ना। तो अभी रिप्लेस कर दिया, AB को लिख दिया, B साइड जो थी उसको AC लिख दिया, अपॉन में C साइड को AB प्लस में A साइड को BC, ठीक है ना। तो AC अपॉन में AB प्लस BC, है ना। लाइक ये नेगेटिव है ना, इसको उधर फेंक दो, तो AC अपॉन में AB प्लस BC, ठीक है, दैट इज इक्वल टू A की जगह क्या लिखेंगे? A की जगह BC अपॉन में AC प्लस AB, ठीक है ना, प्लस में लाइक AB C की जगह पे ना, अपॉन में BC प्लस AC, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड टू प्रूव, है ना, यही प्रूव करना था दोस्त, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? हेलो 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 हेलो, क्या आपको ये बात समझ में आई? अरे वाह अरे वाह अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज और हाउ वी आर यूजिंग, है ना, बैरिसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स, है ना। चलिए 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 चलिए, ये एक बढ़िया सवाल था ना, बेहतरीन 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 सवाल था ना। चलिए 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 चलिए, इस पे चर्चा की अपन ने ना। एक बेनेलक्स 2017 का क्वेश्चन है ना, इस पे विचार कर लेते हैं, है ना, कैसे हम मतलब लाइक यूज करते हैं। हमने सर्कल की क्वेश्चन को यूटिलाइज कर लिया, अब थोड़ी बातें और कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने क्या बोला, इन द कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, क्या गिवन है क्वेश्चन में? ABCD एक कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। वी हैव एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B और एंगल C बराबर है, एंगल D जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। सपोज दैट AB और CD में क्या रिलेशन है? AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CD, है ना। तो प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB इज परपेंडिकुलर टू CD, है ना। पहली चीज, ABCD कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, कोई भी एंगल 180 से ज्यादा का नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, AB और CD में क्या रिलेशन है? AB जितना भी होगा, AB जितना भी होगा वो CD के डबल के बराबर होगा ना। इधर CD लिख लेते हैं और उधर 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 AB लिख लेते हैं ना, इससे कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा अच्छा, ऐसा कर लेते हैं, सही बात है, CD का डबल AB है ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा सही डायग्राम बनेगा। एंगल D 90 डिग्री का है, यानी इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा होगा। अच्छा अच्छा,
ठीक है। तो अपने को प्रूव करना है कि एंगल ए सी बी इन दोनों को ज्वाइन किया, इस एंगल का बाइसेक्टर बराबर दो टुकड़े करने वाला है, वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। यार मेरा तो दिखना भी परपेंडिकुलर आ रहा है चलो डायग्राम बनाते हैं ना, डायग्राम बनाते हैं ना, ठीक है। हाँ आसान क्वेश्चन है, आसान 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 क्वेश्चन, ठीक है ठीक है। ठीक है, ए बी सी डी एक अपना कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर हो गया, एंगल भी एंगल सी बराबर है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या खास बात है, ए बी और 2 टाइम्स सी डी में रिलेशन है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ए सी बी, तो ए सी बी को मिला दो, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, मान लेते हैं कि इसका एंगल बाइसेक्टर जो है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है इसको, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर जो है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर जो है वो यहाँ पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को ई मान लेते हैं यार, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे क्या लिखा, सुनो ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज इसमें एक है ना, बहुत ही बेसिक सी कंस्ट्रक्शन सबको दिख रही होगी कि अगर सी डी का डबल ए बी है ना, तो ए बी का मिड पॉइंट मान लो, यहाँ पे कोई एम पॉइंट है ना, मान लो, ठीक है ना, लेट कर लो, है ना। तो सबसे पहले लेट कर लिया एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट मान लो किसका, ए बी का ना, ठीक है, मान लिया सर, ए बी का मिड पॉइंट मान लिया, ठीक है ठीक है। तो ए बी का जैसे मिड पॉइंट माना, तो ये क्या इंप्लाई कर गया, इट इंप्लाइज दैट, और ध्यान रखना कि सी डी बराबर है किसके, बी एम के, है ना, ओके 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 ओके, सी डी और बी एम बराबर है ना, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है, बिल्कुल सही बात है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, मतलब अगर मान लो ये 120 का एंगल होता, तो ये भी 120, ये भी 120, एक लाइन सेगमेंट पे इधर 120 बनाया, उधर 120 बनाया, दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए सेम लेंथ की और उनको ज्वाइन कर दिया, क्या बनेगा, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। क्या बनेगा, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो सीरीज इक्वल टू बी एम, सो इट, एंड एक और खास बात कि एंगल बी और एंगल सी बराबर है ना। तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि एम बी सी डी, एम बी सी डी इज इज अ पैरेलल, नहीं आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम हो गया। तो यहाँ से ये पता चल गया कि दोनों लाइंस पैरेलल है ना, ये और ये क्या है, पैरेलल है, बिल्कुल सही बात है ना। तो जरूरत पड़ने पर है ना, हम एम की हेल्प से डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कैसे यही तो खास बात है ना, सिखाएंगे सिखाएंगे, डोंट वरी ना। ठीक है ठीक है ठीक है, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम हो गया, और इसने इंप्लाई कर दिया कि बीसी पैरेलल है किसके, है ना, डीएम के, ना मैंने कहा ओके, बहुत ही खुशी की बात है। तो और सी बाइसेक्ट एंगल एसीबी है ना, सी बाइसेक्ट एंगल एसीबी, ठीक है। लेट सी बाइसेक्ट्स एंगल एसीबी, है ना, और ई बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, बहुत सही बात है, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या करें, क्या करें। अब एक बात ध्यान समझना, अब एक बात ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। अगर आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, है ना, ठीक है, पता है सर। और आपको ये प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का है, तो मतलब इन शॉर्ट यू नीड टू प्रूव ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, यही प्रूफ करना है आपको, इन दोनों साइड्स को क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करना है ना। हाँ ये दोनों साइड्स पैरेलल प्रूफ कर दिया, मतलब अपना काम खत्म हो गया। अब ये दोनों साइड्स पैरेलल करने का मतलब क्या है कि इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के अंदर जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट्स सेम रेशियो में हो, सेम क्या हो, रेशियो में हो। अच्छा, लाइक अगर इसके लिए सी के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड आ रहे हैं ना, और इसके अंदर के एक्स के वाई और के जेड आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये इसी का मल्टीपल ये है, यानी दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, और अगर ये पैरेलल हो गए तो अपना काम खत्म हो गया, तो अपना काम खत्म हो जाएगा, अगर मतलब अपना नहीं, क्वेश्चन का काम खत्म हो जाएगा अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो, है ना।
ठीक है। तो इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट ट्राइंगल लग रहा है ट्राइंगल एबीसी, है ना। तो हमने बोला, है ना, लेट, है ना, है ना, लेट अस यूज, है ना, बैरीसेंट्रिक, है ना, या, है ना, यूजिंग बैरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स, यूजिंग बैरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ना, बैरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना, विद ट्राइंगल एबीसी एज एज रेफरेंस, रेफरेंस ट्राइंगल, है ना। तो ट्राइंगल एबीसी को रेफरेंस ट्राइंगल मान लिया, तो कुल मिला के ए के कोऑर्डिनेट 1 0 0, बी के कोऑर्डिनेट 0 1 0 और सी के कोऑर्डिनेट 0 0 1। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिख भी देता हूँ यहाँ पे, है ना, छोटा छोटा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने कहा यार देख, सुन 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 सुन, एम क्या है, एम मिड पॉइंट है बीसी, ए बी का ना, एम मिड पॉइंट है ए बी का ना, तो एम के कोऑर्डिनेट क्या निकालेगा, बोले सर मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना, 1 + 0.2 यानी 1/2, ठीक है, और 0 + 1 / 2 1/2, और तीसरा वाला 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि वो कौन से प्लेन में एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एम के कोऑर्डिनेट आ गए यार, क्या आ गए, हाफ हाफ 0। ठीक है, फिर एक बच्चे ने कहा सर मैं ई के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूँ, कैसे 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 कैसे, सर मेरे पास एक आइडिया है। मैंने कहा क्या, ए सी साइड को बोलते हैं स्मॉल बी, बी सी साइड को बोलते हैं स्मॉल ए, और ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये ए रेशियो बी में डिवाइड करेगा। मैं कहा तो ए इंटू दिस बी इंटू दिस, अरे वाह, ई के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं अपन, है ना, तो ए इंटू 1 बी इंटू 0 अपॉन में ए प्लस बी, है ना, तो ए अपॉन में ए प्लस बी आएगा, बिल्कुल सही बात है। ओके ओके, एंगल सी का बाइसेक्शन हो रहा है ना, ठीक है, और a इंटू 0 बी इंटू 1, तो b अपॉन में a प्लस बी, और तीसरे वाले को तो 0 आना ही पड़ेगा क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स का सम 1 होना है, दोनों का ही सम 1 हो चुका है। ठीक है, अच्छा, तो e के कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास में, e के कोऑर्डिनेट आ गए, क्या आ गए, a अपॉन में a प्लस बी, ठीक है, b अपॉन में a प्लस बी, ठीक है, और 0। क्लियर है, इनका क्लियर है। अब अगली बात क्या है, अब अगली बात क्या है, अगली बात ये है दोस्त कि किसी भी हालात में, है ना, अपने को कौन से कोऑर्डिनेट निकालने हैं, डी पॉइंट के, है ना। अच्छा, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे कि अगर BC और MD पैरेलल है ना, BC और MD क्या है, पैरेलल है, तो हम डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बड़े आराम से निकाल सकते हैं ना। तो डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, उसको लिखने का तरीका क्या है, बहुत ध्यान से बनाओ। पहली चीज तो ये M से पास हो रहा है ना। कोई भी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं पता है, कोई भी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कोई भी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं ना, सोच के देखो, सोच के विचारो, कैसे लाइन की इक्वेशन लिखते हैं ना। जनरली 3D में ना लाइन की इक्वेशन लिखते हैं r वेक्टर दैट इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर ना। अच्छा, जिसमें b वेक्टर जो होता है ना, मतलब a वेक्टर जो होता है वो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही होती है ना। अच्छा, ये a होता है पॉइंट, है ना, और b वेक्टर जो होता है ना वो वेक्टर होता है जिसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की जा रही है ना। अच्छा, तो एक्चुअली में हम चाहे तो डीएम की इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना, और डीएम की इक्वेशन लिखने में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनेंगे वही डी के कोऑर्डिनेट भी होंगे, है ना, या डीएम पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट वैसे ही होंगे, है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अपन क्या करेंगे, हम कोई पैरामीटर ले लेंगे ना, हमने बीसी का डिस्प्लेसमेंट सोचा ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बीसी, है ना, हमने क्या सोचा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बीसी क्या है, वो हमने सोचा। तो बी सी माइनस बी करेंगे, 0 - 0 0 0 - 1 -1 और 1, 0 - 1 1। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगली बात डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बीसी का आ गया। अब हम डी के कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं, है ना, तो डी के कोऑर्डिनेट में सबसे पहले एम के कोऑर्डिनेट एज इट इज आ जाएंगे, हाफ, ठीक है, हाफ रेशियो 0, ठीक है, ठीक है ना, प्लस 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 टी टाइम्स कोई पैरामीटर ले लो और बीसी के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, है ना, लिख दो यहाँ पे ना, तो लाइक 0 रेशियो -1 रेशियो 1, है ना। तो ये अब अनहोमोजेनाइज्ड कोऑर्डिनेट बन गए, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग रेशियो इन बिटवीन देम, है ना।
हाँ, इनको होमोजेनाइज कर सकते हो आप इफ रिक्वायर्ड, अगर डिस्टेंस से खेलना है तो ना, अगर डिस्टेंस से नहीं खेलना तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, तो डी एज इट इज यहाँ पे सोचा तो हाफ इंटू टी, हाफ प्लस टी इंटू जीरो तो हाफ आ जाएगा, हाफ प्लस टी इंटू माइनस वन तो हाफ माइनस टी आ जाएगा, और जीरो प्लस टी इंटू वन तो ये टी आ जाएगा। अच्छा, तीनों को हम करके देखो, वन आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, होमोजेनाइज कोऑर्डिनेट है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब हमें एक कंडीशन दे रखी है कि ए डी और सी डी दोनों क्या है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, टी का वैल्यू निकालने का सबसे बढ़िया रास्ता क्या सोचा कि हम ए डी और सी डी से खेल जाएंगे ना, ए डी और सी डी से खेल जाएंगे ना, ठीक है। तो हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट 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 वेक्टर ऑफ एडी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए डी है ना। तो यार डी के तो लिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डी के लिए हाफ, हाफ माइनस टी और टी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या किया, ए डी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डी माइनस ए करेंगे तो हाफ माइनस वन तो माइनस हाफ बचेगा, हाफ माइनस टी माइनस जीरो तो हाफ माइनस टी ही आएगा, और टी माइनस जीरो करेंगे तो टी आएगा, ठीक है। जोड़ के देखो पूरा जीरो आ रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी आगे क्या है, एडी का आ गया, अब क्या निकालेंगे, सीडी का। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना, किसका, सी डी है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, ये सी डी, डी माइनस सी करेंगे तो हाफ माइनस जीरो हाफ, ठीक है, हाफ माइनस जीरो हाफ, हाफ माइनस टी माइनस जीरो तो हाफ माइनस टी, और टी माइनस वन, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें सर, अब एक काम करो, एडी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, पीडी के ऊपर, तो गंदा वाला फॉर्मूला यूज कर लो ना, क्या होता था फॉर्मूला, ए स्क्वायर है ना, वाई वन जेड टू प्लस वाई टू जेड वन प्लस बी स्क्वायर जेड वन एक्स टू प्लस जेड टू एक्स वन प्लस सी स्क्वायर एक्स वन वाई टू प्लस में एक्स टू वाई वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो क्या करेंगे अब अपन, ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर है ना, ये एक्स वन वाई वन जेड वन, ये एक्स टू वाई टू जेड टू है ना, तो क्या है वाई वन जेड टू, वाई वन जेड टू है ना, तो हो जाएगा हाफ माइनस टी इंटू टी माइनस वन, हाफ माइनस टी इंटू टी माइनस वन, ठीक है, ओके ओके ओके, वाई वन जेड टू प्लस वाई टू जेड वन, वाई टू जेड वन है ना, प्लस हाफ माइनस टी इंटू में टी है, ठीक है, ये तो हो गया ए स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में प्लस बी स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में, तो बी स्क्वायर जेड वन एक्स टू ना, जेड वन एक्स टू, जेड वन ये है, एक्स टू ये है, तो टी इंटू हाफ तो ये हाफ टी हो गया, प्लस जेड टू एक्स वन है ना, तो टी माइनस वन इंटू माइनस हाफ, तो माइनस हाफ को टी से करोगे तो माइनस का हाफ टी, माइनस हाफ को माइनस वन से तो प्लस का हाफ, प्लस में सी स्क्वायर एक्स वन वाई टू है ना, हाँ एक्स वन वाई टू है ना, एक्स वन वाई टू है ना, एक्स वन वाई टू है ना, माइनस हाफ को इससे मल्टीप्लाई करो और हाफ को इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों चीजें सेम है तो जीरो आएगा अल्टीमेटली, ना सोच के देख लेना, दैट इज इक्वल टू जीरो ना, ठीक है, जीरो ही आएगा, देख लो आप, सोच के देख लो तो ये टर्म तो गायब हो गया, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, बी स्क्वायर अपॉन टू आएगा है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ माइनस टी दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ये वाली और ये वाली टर्म कॉमन ले लेंगे, तो टी माइनस वन प्लस टी, तो टू टी माइनस वन हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे भी एलसीएम ले ले तो वन माइनस टू टी हो जाएगा अपॉन में टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू टी माइनस वन है ना, टू टी माइनस वन, ओके 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 ओके, यही आएगा, दिस इज वन प्लस में बी स्क्वायर अपॉन टू दैट इज इक्वल टू जीरो। तो क्या करें, टी का वैल्यू निकालना है, सबको उधर फेंक देंगे, तो यहाँ पर लाइक हमारे पास में आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, तो माइनस का लाइक ए स्क्वायर और यहाँ पे टू टी माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, और टू दोनों में सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लाइक माइनस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टू टी माइनस वन दैट इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर है, तो लाइक टू टी माइनस वन कितना आएगा, टू टी माइनस वन कितना आएगा, वट एवर बी बाई, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, क्या बी बाई आएगा, अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह। तो
टू टी माइनस वन दैट इज इक्वल टू बी बाय ए हो जाएगा, ठीक है। अब भी अगर लाइक हम चाहें तो दो रूट भी निकाल सकते हैं, लाइक प्लस का बी बाय और माइनस का बी बाय, क्योंकि टी का वैल्यू लाइक नेगेटिव भी आ सकता है, टी तो एक पैरामीटर था, है ना। तो दोनों वैल्यूज पे आप ट्राई कर सकते हो, है ना, दोनों वैल्यूज पे आप ट्राई करेंगे तो लाइक चीजें लाइक सेम ही आती हुई कहीं ना कहीं आपको दिख रही होंगी ना। तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना आएगा दोस्त, है ना, अगर माइनस वन बजे प्लस वन और टू का डिवाइड, या टू टी की वैल्यू निकाल लो यार, है ना। तो लाइक टू टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी अपॉन में ए आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, तो मुझे अभी क्या करना है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ एडी पे काम करना है ना, एडी के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे बात करनी है ना, ठीक है। तो एडी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था माइनस हाफ, हाफ माइनस टी और टी, सबको माइनस दो से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये वन हो गया, माइनस दो से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टू टी माइनस वन हो गया, और लास्ट वाला माइनस टू टी हो गया। तो आपने टू टी की वैल्यू डाल दी तो ये आ गया वन, ठीक है। टू टी माइनस वन हो जाएगा, टू टी की वैल्यू ए प्लस बी अपॉन में ए डालेंगे, ए प्लस बी अपॉन में ए एलसीएम ले लेंगे तो ए प्लस बी माइनस ए अपॉन में ए आ जाएगा, और यहाँ टू टी की वैल्यू डाल देंगे ए प्लस बी अपॉन में ए, तो यहाँ माइनस का ए प्लस बी अपॉन में ए आ जाएगा। फिर क्या करो ना कि आप इसमें ना ए प्लस ए अपॉन में ए प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दो सब में, है ना, ठीक है, कर सकते हो, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। रेशियोज में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ, रेशियोज में कन्वर्ट हो जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है ना, अभी भी लाइक रेशियोज में ही है ना, रेशियोज में ही, रेशियोज में ही लिखो, ठीक है, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस, सॉरी, ए अपॉन में ए प्लस बी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से कैंसिल होके बी अपॉन ए बच रहा था, ए अपॉन ए प्लस बी मल्टीप्लाई करो, ए से कट जाएगा, बी अपॉन ए प्लस बी बच जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, ये एडी का है ना, फैक्टोरियल है ना, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे ए अपॉन ए प्लस बी का तो ये हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। अब जो एडी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है वैसा ही प्रोपोर्शन में अगर सीई का भी आ गया तो हम बोल देंगे दोनों पैरेलल है। तो अभी सीई का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला मैंने ना, सीई बेसिकली ई माइनस सी करेंगे, तो ई माइनस सी करेंगे तो ए अपॉन ए प्लस बी माइनस जीरो, तो वो आएगा ए अपॉन में ए प्लस बी, और बी अपॉन ए प्लस बी को जीरो में से जीरो माइनस किया तो बी अपॉन ए प्लस बी एज इट इज, और जीरो में से वन माइनस किया तो माइनस का वन आ गया। क्या ये और ये एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि एडी और सी क्या है, पैरेलल है ना, एडी और सी क्या है, पैरेलल है। तो कहीं ना कहीं एडी तो परपेंडिकुलर था सीडी के ऊपर, है ना, एडी क्या था, परपेंडिकुलर था किसके ऊपर, सीडी के ऊपर, तो इंप्लाई करेगा कि सीई भी परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, सीडी के ऊपर। यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेनलक्स 2017। सर ऐसे ही और कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं हम, लाइक आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं यार, है ना, होमवर्क में जरूर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, है ना, बहुत ही लाइक, है ना, मिनिमल अप्रोच वाला क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे तो लाइक अप्रोचेस बनेंगी इसमें, ठीक है। और उसके बाद में लाइक ये आप आईएमओ शॉर्टलिस्ट ट्राई कर सकते हैं, एक ये वाला, ठीक है। चलिए अभी के लिए लाइक इस सेशन के लिए, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, होप यू एंजॉयड टुडेस सेशन। बैरीसेंट्रिक की हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व करना आप सीख गए होंगे, लाइक आप बैरीसेंट्रिक की हेल्प से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइक अगर आपको लाइक और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना। एंड कैसा लगा आपको ये टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।